Morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is structure of earth. So in the previous class we had discussed about the astronomical unit. What is the meaning of astronomical unit? The distance between the earth and the sun is known as astronomical unit, and it is approximately equal to the 15 crore kilometer. Is it okay? Next, हाउ द डे एंड नाइट इज़ फॉर्म्ड, ये भी हमने स्टडी किया था कि डे एंड नाइट कैसे बनते हैं. सो जहाँ पर सन की रेज डायरेक्ट फॉल हो रही है, जहाँ पर जिस रीजन में फॉल हो रही है, सो उस रीजन में तो क्या होता है, डे होता है. और जहाँ पर सन की रेज रीच नहीं हो पा रही, वहाँ पर क्या होगा, नाइट फॉर्मेशन होगी. ओके. फिर नेक्स्ट था समर सॉलिस्टिस एंड विंटर सॉलिस्टिस. समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस कब बनते हैं, किसकी वजह से बनते हैं? ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस एंड इक्विनॉक्स इज फॉर्म. ठीक है, इंक्लिनेशन की वजह से ये बनते हैं. तो ये समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस क्या है? अगर हम नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल सन के पास थोड़ा सा इंक्लाइंड है और सन की रेज नॉर्थ पोल पर ज़्यादा जा रही है. इक्वेटर पर तो जा ही रही है, साथ ही साथ नॉर्थ पोल पर भी ज़्यादा जा रही है, लेकिन साउथ पोल पर नहीं पहुंच पा रही है. तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, समर हो जाएगी, और नीचे साउथ पोल में विंटर्स आ जाएंगी. अब देखो, नॉर्थ पोल में समर्स चल रही है तो वहाँ का जो डे होगा वो लंबा होगा और जो नाइट होगी वो स्मॉलर होगी. लेकिन अगर हम विंटर की बात करते हैं, साउथ पोल में विंटर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो डे है वो छोटा रहेगा और जो नाइट है वो लंबी रहेगी. ये हमने समर सॉलिस्टिस और विंटर सॉलिस्टिस पढ़ा था. और अभी मैंने आपको किसके रिस्पेक्ट में बताया है, मैंने आपको नॉर्थ पोल के रिस्पेक्ट में बताया. आप साउथ पोल के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो. ठीक है. उसके बाद हमने देखा था कि अर्थ का ओरिजिन कैसे अर्थ ओरिजिनेट हुई थी. सो मैंने आपको बताया था कि सन के पास एक ह्यूज स्टार पास हो रहा था. उस ह्यूज स्टार के अट्रैक्शन के कारण सन में से एक बहुत बड़ा मैटर बाहर आ गया था और वो ब्रेक हो गया था. जैसे ही स्टार वहाँ से गया तो उसके जाने के बाद वो मैटर जो बाहर आया है वो ब्रेक हो गया था, और ब्रेक होने के बाद सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो क्या करने लग गया, सन के अराउंड में रिवॉल्व करने लग गए और ये क्या बन गए, हमारे प्लैनेट्स बन गए. इनिशियली ये जो प्लैनेट थे ये बहुत ज़्यादा हॉट थे, लेकिन ड्यू टू द रिवॉल्यूशन, अपने रिवॉल्यूशन के कारण, और वो क्या कर रहे थे, अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेशन कर रहे थे. सो अपने रोटेशन के कारण और रिवॉल्यूशन के कारण वो धीरे धीरे कूल डाउन होते गए और हमें एक सॉलिड प्लेनेट मिल गया. यानी कि अगर हम बात करें कि अर्थ की स्ट्रक्चर कैसी है, सो अर्थ का जो आउटर पार्ट था वो तो कैसा था, आउटर पार्ट तो उसका ठंडा था, कूल था, हार्ड था. लेकिन अगर हम इनर पार्ट की बात करें तो इनर पार्ट उसका अभी भी गर्म है. इनर पार्ट उसका अभी भी गर्म है, सिर्फ बाहर का पार्ट क्या हुआ है, ठंडा हुआ है. ये हमने स्टडी करा था. उसके बाद हमने बोला था कि जो अर्थ का इंक्लिनेशन है ये किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू द मून. मून की वजह से आ रहा है. और मून फॉर्म कैसे हुआ था, अर्थ के पास से मार्स के साइज जितना कोई स्टोन या कुछ भी हम कह सकते हैं वो पास हुआ था, और उसके पास होने के बाद अर्थ से कोलाइड किया था, और अर्थ से कोलाइड करने के बाद वो एक डैब्रिज में कन्वर्ट हो गया था. और जब डैब्रिज थी वो बिल्कुल अकॉम्युलेट होकर क्या बना दिया, उसने मून बना दिया. अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करने लग गया, रिवॉल्व करने लग गया. ठीक है. अब देखो जो बाकी बची गैसेस, तो वो जो गैसेस है वो जो गैसेस है वो क्या बना रही है, एटमॉस्फेयर बना रही है. लेकिन उन गैसेस जो वो गैसेस है वो अर्थ के पास क्यों नहीं स्टिक हो पा रही है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ इस तरह से है जो वो उन गैसेस को ना तो दूर जाने दे रहा है ना उसे चिपकने दे रहा है. इसीलिए वो क्या करती रहती है, अर्थ के पास में इधर उधर घूमती रहती है. और उन्होंने क्या बना दिया, एक अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर बना दिया.
ठीक है। तो मून का पता चल गया, एटमॉस्फेयर का पता चल गया, और मून के कारण अर्थ में क्या चेंजेस आए, अर्थ इंक्लाइंट हो गई मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। मून में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा कम है, ठीक है। सो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अर्थ है वो झुक गई, और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मून है वो अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करने लग गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो मैंने यहाँ पर एक बात बोली है, इनिशियली जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा हॉट थी, लेकिन धीरे धीरे उसके रिवॉल्यूशन के कारण, रोटेशन के कारण वो कूल डाउन होती गई। उसकी जो बाहर की जो लेयर थी वो हार्ड हो गई, और अंदर की जो लेयर थी वो कैसी रह गई, अभी भी हॉट है। तो ये क्या है, कहाँ से हॉट है, कहाँ से ठंडी हुई है, ये हमें समझना है। सो इसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ डिवाइडेड इनटू द 3 लेयर। अगर हम अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द क्रस्ट, अनदर इज द मेंटल, एंड थर्ड वन इज द कोर, ठीक है। फर्स्ट वन इज द क्रस्ट, अनदर इज द मेंटल, एंड द थर्ड वन इज द कोर। और जो कोर है उसको भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। और मेंटल होगा, आगे हम देखेंगे कि जो मेंटल है उसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल, ठीक है। सो यहाँ पर हमने जो स्ट्रक्चर है अर्थ की उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। और ये जो आउटर कोर और जो इनर कोर लिखे हैं ये कोर के ही पार्ट हैं, ओके। अब हम समझते हैं कि क्रस्ट क्या होती है। जो अर्थ का जो बिल्कुल आउटर मोस्ट वाला पार्ट होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं। सो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर। इनिशियली अर्थ कैसी थी, इनिशियली अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट थी, लेकिन उसके रिवॉल्यूशन के कारण, रोटेशन के कारण वो क्या होती गई, कूल डाउन होती गई। और उसकी जो बाहर की जो लेयर थी, बाहर की जो लेयर थी वो भी कैसी हो गई, कूल डाउन होगी। और कोई चीज़ अगर कूल डाउन होगी तो वो हार्ड हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। तो ये जो बाहर की जो लेयर थी वो सॉलिड हो गई, लेकिन अंदर का जो मैटर है वो अभी भी कैसा है, वो अभी भी हॉट है। सिर्फ बाहर की लेयर कैसी हुई है, सॉलिड हुई है, ठीक है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, स्किन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ का सिर्फ आउटर मोस्ट वाला पार्ट है, और जो ठंडा होकर, कूल डाउन होकर क्या हो गया है, सॉलिड हो गया है, जिसको हम स्किन ऑफ अर्थ कह रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम ये बोल रहे हैं कि इट्स थिकनेस इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। सही बात है कि इसको जो थिकनेस है वो हर प्लेसेस पे डिफरेंट है। कैसे, अब कई लोग सोचते हैं कि जो ओशन के नीचे जो प्रेजेंट है उसी को हम क्रस्ट कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओशन के नीचे जो प्रेजेंट है वो भी आपकी क्रस्ट है, लेकिन जो माउंटेन के नीचे वाला जो क्रस्ट आएगा वो भी आपका क्या है, क्रस्ट ही है। तो देखो यहाँ पर क्रस्ट की थिकनेस अलग है, और ये जो कॉन्टिनेंट बन रहा है, यानी कि ये जो माउंटेन बन रहा है, इसकी भी कैसी है, इसकी भी जो क्रस्ट है इसका साइज भी अलग है और इसकी थिकनेस भी अलग है। देखो कितनी मोटी सारी है ना। और ये बनते कैसे हैं ये माउंटेन, ये भी अभी हम देखेंगे। तो ये बात समझ में आई कि क्रस्ट एक आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर है। सॉलिड क्यों है, क्योंकि उसके रोटेशन के कारण अर्थ का जो आउटर पार्ट था वो कूल डाउन हो गया, कूल डाउन होकर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। इसको हम स्किन ऑफ अर्थ भी कह सकते हैं। इट्स थिकनेस इज डिफरेंट एंड डिफरेंट प्लेसेस। उसकी जो थिकनेस होती है वो हर प्लेस पे डिफरेंट होती है। सी में भी क्रस्ट होती है, सी के नीचे वाले पार्ट में भी क्रस्ट होती है, और माउंटेन के नीचे वाले पास में भी क्रस्ट होती है। अब देखो ये जो अर्थ की जो सरफेस है, ये अर्थ की जो सरफेस है जहाँ पर हम रह रहे हैं, यहाँ पर हम रह रहे हैं। सो इस अर्थ की सरफेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या हो जाएगा, जहाँ पर वाटर बॉडीज प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या हो जाएगा, जहाँ पर लैंड प्रेजेंट है, उसको हम लिथोस्फीयर कहेंगे, ओके। फिर आता है बोथ सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर। अब चाहे हाइड्रोस्फीयर हो चाहे लिथोस्फीयर हो, ये दोनों किससे कवर्ड है, ये दोनों एटमॉस्फेयर से कवर्ड है। अब अगर आप खड़े हो तो आपके अराउंड में क्या है, एटमॉस्फेयर है। सो हाइड्रोस्फीयर हो चाहे वाटर बॉडीज हो, उसके अराउंड भी क्या है, एटमॉस्फेयर है। अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड के अराउंड में भी क्या है, एटमॉस्फेयर है। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं किससे सराउंड हो रखी है, एटमॉस्फेयर से सराउंड हो रखी है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डेफिनेशन आ सकती है आपसे कि जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। हाइड्रोस्फीयर
लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का ऐसा पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। यानी कि लैंड पर भी हम रहते हैं, ओशंस में भी फिशेस वगैरह रहती है। सो जहाँ कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट करती है उस सब को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे। वो सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बायोस्फीयर बना रहे हैं। समझ में आया? क्रस्ट क्या होता है? आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है, इसकी थिकनेस डिफरेंट हो सकती है। अर्थ की सरफेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। और जो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों का ऐसा पार्ट जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। ठीक है। फिर आती है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है? इनिशियली कोर क्रस्ट वाज थिन। मतलब क्या है, इनिशियली जो अर्थ थी वो बहुत ज़्यादा हॉट थी। ठीक है। तो जो अर्थ है उसका जो ऊपर वाला पार्ट था जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं वो भी हॉट था। और जब ये हॉट होगा तो ये कैसा था, ये थिन था। लेकिन जैसे जैसे ये जो अर्थ है ये कूल डाउन होती गई और जो क्रस्ट है ये क्या होता गया, सॉलिड होता गया। और ये सॉलिड होता गया तो इसकी थिकनेस भी बढ़ती गई। अब ये कैसी हो गई, थिक हो गई। ठीक है। अब इसकी थिकनेस बढ़ती गई, जैसे जैसे कूल डाउन हो रहा था वैसे वैसे क्रस्ट की थिकनेस भी बढ़ रही थी। समझ में आई? इनिशियली तो क्रस्ट की थिकनेस कैसी थी, इनिशियली जो क्रस्ट था वो थिन थी, लेकिन जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन होती गई वैसे वैसे इसकी जो थिकनेस थी वो ज़्यादा होती गई। ये बात समझ में आई? सो यहाँ पर मैंने लिखा है इनिशियली अर्थ क्रस्ट वॉज थिन विद कूलिंग क्रस्ट। जैसे जैसे क्रस्ट ठंडी होती गई इट टर्न्स इनटू अ ह्यूज रॉक, और ये एक ह्यूज रॉक में कन्वर्ट हो गई, यानी कि मोटी सी रॉक की तरह ये बन गई। दिस ह्यूज रॉक सेगमेंट्स आर कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स। और इस ह्यूज रॉक सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। देयर आर 29 टेक्टोनिक प्लेट्स। और ऐसी कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स है, 29 टेक्टोनिक प्लेट्स है। जैसे ये अर्थ क्रस्ट है। अब देखो हम जहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं ना, हम क्रस्ट पर रह रहे हैं, यहाँ पर हम रह रहे हैं, लेकिन ये जो क्रस्ट है हम जहाँ पर रह रहे हैं किसकी वजह से रह रहे हैं, पूरे अर्थ को इस टेक्टोनिक प्लेट्स ने होल्ड कर रखा है। यानी कि हम जो अर्थ पर खड़े हैं वो ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स ने ही हमें क्या कर रखा है, हमें यहाँ पर खड़ा कर रखा है। हम इन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही खड़े हैं। ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स है, तो ये क्रस्ट किसके ऊपर खड़ी है, टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर खड़ी है। और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम भी किसकी वजह से खड़े हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से खड़े हैं। और इस टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे क्या आता है, मेंटल आता है। ये मेंटल आता है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये कोर है। फिर मेंटल के नीचे क्या आएगा, सॉरी क्रस्ट है, ये मेंटल के नीचे क्या आएगा, कोर आएगा। ये बात समझ में आई? सबसे पहले क्रस्ट, फिर क्रस्ट के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स। और ऐसी कितनी टेक्टोनिक प्लेट्स है, 29 टेक्टोनिक प्लेट्स है जिस पर हमारी अर्थ टिकी हुई है। फिर उसके नीचे मेंटल आता है, फिर कोर आता है। हमारी जो अर्थ है वो किस पर टिकी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स पर टिकी हुई है। दीज आर ह्यूज रॉक सेगमेंट आर कॉल्ड द टेक्टोनिक प्लेट्स। देयर आर 29 टेक्टोनिक प्लेट्स। फिर लिखा हुआ है मैंने, टेक्टोनिक प्लेट्स मूव्स इनिशियली स्पीड वाज फास्ट ड्यू टू द थिन एंड लाइट नेचर एंड नाउ स्पीड इज स्लो। मतलब क्या है इसका, सो जैसे सपोज करो आप टी पी रहे हो, ठीक है, इसमें आपकी टी है। अब जब ये टी थोड़ी सी ठंडी होगी, पूरी ठंडी नहीं कह रही मैं, थोड़ी सी ठंडी होगी, तो इसके ऊपर क्या आ जाती है, मलाई आ जाती है ना। और वो थोड़ी सी कैसी होती है, थिन होती है और थोड़ी सी सॉलिड लेयर होती है। सो टेक्टोनिक प्लेट्स भी कुछ इसी तरह से, टेक्टोनिक प्लेट्स भी कुछ इसी तरह से मलाई की तरह ही है। वो क्या है, थोड़ी सी थिन है और क्या है, ठंडी भी है, थोड़ी सी कूल भी है। और इसके नीचे जो लिक्विड है वो तो अभी भी कूल है, वो तो अभी भी हॉट है ना। इसके नीचे जो लिक्विड है वो तो अभी भी हॉट है, सिर्फ और सिर्फ ये जो ऊपर जो इसकी क्रीम सी आई है वही क्या हुई है, थोड़ी सी कूल हुई है। इसके अंदर का जो लिक्विड है वो तो अभी भी हॉट है। सेम यही आता है, देखो ये जो हॉट लिक्विड है ना, इसको हमने मेंटल कह दिया, और ये जो मलाई सी आई हुई है इसको हमने क्या किया है, टेक्टोनिक प्लेट्स बोला है हमने इसको। ठीक है, अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है तो इसके नीचे जो लिक्विड है वो तो अभी भी हॉट है। इनिशियली अर्थ कैसी थी, हॉट थी। ठीक है, धीरे धीरे करके उसके रोटेशन के कारण उसका जो आउटर मोस्ट वाला पार्ट था वो कैसा होता गया, कूल डाउन होता गया।
और जैसे ही वो कूल डाउन हुआ उसकी ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है ये सॉलिड हो गया। ये बात ठीक है, लेकिन इसका अंदर वाला पार्ट तो अभी भी गर्म है ना। ऊपर कूल हो गया तो क्या हुआ, अंदर वाला पार्ट तो अभी भी गर्म है। सो अगर हम टी की बात कर रहे हैं, टी में जो लिक्विड है वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो मेंटल की तरह काम कर रहा है। और इसके ऊपर जो लेयर आई है वो किसकी तरह काम कर रही है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह काम कर रही है। अब देखो ये जो मेंटल है ये बहुत ज़्यादा हॉट था, और अगर ये बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो ये बहुत स्पीड से मूव करेगा। अगर लिक्विड मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो लेयर आई हुई है वो इस मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही है। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये जो लेयर है ये भी क्या करेगी, फास्टली मूव करेगी। जैसे जैसे ये लिक्विड मूव करेगा वैसे वैसे इसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, यहाँ हम कह दें कोई लेयर है, वो भी मूव करेगी, फास्टली मूव करेगी। जितना ज़्यादा वो मेंटल मूव करेगा उतनी ज़्यादा फास्टली वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करेगी। तो एक बात याद रखनी है, मेंटल के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा फ्लोट करती है। मैंने आपको बताया था कि जब अर्थ फॉर्म हो रही थी इसमें जो डेंसर पार्ट था वो तो नीचे चला गया था, बॉटम में चला गया था, ठीक है, और जो लाइटर पार्ट था अर्थ का वो ऊपर फ्लोट करने लग गया था। तो सिंपल सी बात है, जो क्रस्ट है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स है, वो वेट में लाइटर है, तभी तो वो मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है। वो मेंटल के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अब अगर नीचे का मेंटल बहुत तेजी से मूव करेगा हॉट होने के कारण, तो इसके ऊपर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो भी फास्टली मूव करेगी, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब अगर वो बहुत तेजी से मूव कर रही है तो हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो ब्रेक हो गए थे। कितने कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो गए, 7 कॉन्टिनेंट्स में ब्रेक हो गए। इनिशियली जो हमारे कॉन्टिनेंट्स थे वो बिल्कुल इस तरह से जुड़े हुए थे, कंबाइन थे, लेकिन जैसे जैसे ये जो मेंटल है ये मूव करता गया, टेक्टोनिक प्लेट्स भी मूव करती गई, और जब ये बहुत तेज़ी से मूव करता गया तो टेक्टोनिक प्लेट्स भी बहुत तेज़ी से मूव करती गई, और जो हमारे ये जो कॉन्टिनेंट थे पहले ये थोड़े से दूर हुए, फिर ये और मूव करी तो और दूर हो गए, फिर और दूर हो गए। इस तरह से ये 7 कॉन्टिनेंट्स में ये ब्रेक हो गए थे। तो समझ में आया कॉन्टिनेंट कैसे बने, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं, ठीक है। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है मूव किसके कारण कर रही थी, मेंटल के हॉट होने के कारण। मेंटल जो लिक्विड है इसके अंदर उसके हॉट होने के कारण ये टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही थी, ठीक है। लेकिन अब जब जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन होती गई ना, वैसे वैसे जो मेंटल है ये भी थोड़ा सा ठंडा होता गया और उसकी जो स्पीड थी वो भी कम हो गई, और अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये इतनी फास्टली मूव नहीं करती है। सो यहाँ पर मैंने लिखा है टेक्टोनिक प्लेट्स मूव इनिशियली स्पीड वाज फास्ट ड्यू टू द थिन एंड लाइट नेचर। टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी वो पहले बहुत थिन थी और लाइट थी नेचर में, लेकिन अब जैसे जैसे वो ठंडी होती गई, क्रस्ट ठंडा होता गया, टेक्टोनिक प्लेट्स थोड़ी सी कूल डाउन होती गई, तो वो कैसी हो गई, अब उनकी स्पीड स्लो हो गई, टेक्टोनिक प्लेट्स की स्पीड स्लो हो गई। So continental drift is also result of movement in this tectonic plates, mountain volcanoes and earthquake all due to this movement। अब देखो क्या होगा, इसके जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मेंटल के ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट्स के फास्ट मूवमेंट के कारण कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हो गए थे, 7 कॉन्टिनेंट्स पे ब्रेक हुए थे, ठीक है। अब जैसे जैसे अर्थ कूल डाउन हुई, क्रस्ट कूल डाउन हुआ, सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट थी, फास्ट मूवमेंट थी, वो स्लो हो गई, और अब कोई भी कॉन्टिनेंट्स हमारे ब्रेक नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर ये मेंटल जो है इसके ऊपर टेक्टोनिक प्लेट जो फ्लोट कर रही है इसकी मूवमेंट अलग अलग तरह से होती है, और उस मूवमेंट के अलग अलग होने की वजह से माउंटेन्स, वोल्केनो और अर्थक्वेक आते हैं। कैसे आते हैं, देखो अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, सपोज करो, ठीक है, अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आए और इस तरह से ये ऊपर की तरफ कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, माउंटेन बन जाएगा। देखो दोबारा से देखो, ये टेक्टोनिक प्लेट्स है, अब जैसे जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स पास में आएंगी तो क्या बनाएंगी, ये माउंटेन बनाएंगी, ठीक है। और हमारे जो माउंटेन है ये किसकी वजह से है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से है। वो मूव करते करते पास में और पास आकर एक पूरा माउंटेन रॉक लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बना ली, ठीक है। अब देखो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से इस तरह से दूर हो रही है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे क्या है, मेंटल है, जो कि कैसा है, हॉट है। तो देखो टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे हो रही है, दूर हो रही है। दूर होंगी तो बीच का जो मेंटल है वो बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, वोल्केनो आ जाएगा, ठीक है। अब देखो
अब टेक्टोनिक प्लेट इस तरह से मूवमेंट कर रही है, इस तरह से, तो क्या होगा, इस तरह से अगर मूवमेंट करेगी तो करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा तो अर्थ में वाइब्रेशन आएगी, और अर्थ में वाइब्रेशन आएगी तो क्या होगा, अर्थक्वेक होगा। सो ये जो तीनों चीज़ें हैं किसकी वजह से आ रही है, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आ रही है। सो बात समझ में। अब आपको पूरे चैप्टर में यही स्टडी करना है, वोल्केनो कैसे आता है, अर्थक्वेक कैसे आएगा, माउंटेन कैसे बनेंगे, पूरे चैप्टर में आपको इसी के बारे में स्टडी करना है। सो एक बार दोबारा देख लो, अगर हम अर्थ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर आती है क्रस्ट, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, सेकंड आती है मेंटल, थर्ड आती है कोर। जो क्रस्ट होती है इसकी आउटर मोस्ट पार्ट होता है, बिल्कुल आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर होती है, यानी कि इनिशियली जो क्रस्ट थी वो बहुत हॉट थी, धीरे धीरे इसके रोटेशन के कारण, रिवोल्यूशन के कारण ये ठंडी होती गई और एक सॉलिड में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, इसको हम स्किन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। उसके बाद जो अर्थ की सरफेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर क्या होते हैं, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर वाटर बॉडीज, लिथोस्फीयर जहाँ पर लैंड प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जो जिससे कवर हो रखे हैं वो क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब इन तीनों का ऐसा पार्ट जहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, फिर आता है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं, जो हमारी अर्थ है वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स पर ही टिकी हुई है। अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है तो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, माउंटेन्स बनता है, वोल्केनो आता है, अर्थक्वेक आता है। ठीक है, अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ये मेंटल के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है, क्योंकि इनका वेट कैसा है, लाइट वेट है। इनिशियली जब अर्थ बहुत ज़्यादा हॉट थी तो इसके मेंटल का जो पार्ट था वो भी बहुत ज़्यादा हॉट था। अब ये धीरे धीरे तेज़ी से मूव करेगा, हॉट था तो ये मेंटल वाला पार्ट बहुत तेज़ी से मूव करेगा, और जब ये नीचे का लिक्विड मूव करेगा तो ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट भी बहुत तेज़ी से मूव करेगी, और टेक्टोनिक प्लेट के बहुत तेज़ी से मूवमेंट के कारण ही हमारे जो कॉन्टिनेंट्स थे वो ब्रेक हो गए थे। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे कूल डाउन होती गई क्रस्ट, वैसे वैसे नीचे का जो मेंटल था वो थोड़ा बहुत कूल हो गया, पूरा कूल नहीं हुआ, अभी भी गर्म है, लेकिन थोड़ा बहुत कूल हुआ। तो ऊपर की जो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट थी वो कम हो गई, क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स भी कैसी हो गई, अब ठंडी हो गई, टेक्टोनिक प्लेट्स भी कूल डाउन हो गई। क्रस्ट कूल डाउन हुआ मतलब टेक्टोनिक प्लेट्स भी कूल डाउन हो गई। टेक्टोनिक प्लेट्स कूल डाउन होगी तो मेंटल के ऊपर बहुत कम फ्लोट कर पाएगी, मतलब बहुत तेज़ी से मूव नहीं कर पाएगी, इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो हो गई। अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है इसमें कोई डिस्टर्बेंस आती है तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर होता है। अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है तो ये माउंटेन का फॉर्मेशन करती है। अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती है तो नीचे का जो मेंटल है वो बाहर आता है, जिससे वोल्केनो आता है। अगर ये टेक्टोनिक प्लेट्स लेटरल या फिर साइड वाइज क्या करती है, कॉलिजन करती है, या हम बोलते फ्रिक्शन करती है, तो करंट जनरेट होता है, जिससे अर्थ में वाइब्रेशन होती है और जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव। सो नेक्स्ट टर्म इज मेंटल। मेंटल क्या है, थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ की थिकेस्ट लेयर है, यानी कि पहले क्या आता है, क्रस्ट आती है, क्रस्ट के बाद मेंटल आती है, जो कि क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में है, हॉट फॉर्म में है। ठीक है, सो इट इज़ द थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ मेड अप ऑफ हॉट मोल्टन रॉक्स। किससे बनी है ये, हॉट मोल्टन रॉक से, यानी कि थोड़ा सा पिघला हुआ है और हॉट है। द अमाउंट ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम इज मोर कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में मेंटल में क्या होते हैं, आयरन एंड मैग्नीशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है। अर्थ क्रस्ट में जितना आयरन और मैग्नीशियम है उससे ज़्यादा किस में होती है, मेंटल में होती है। इन मिडल पार्ट इट कीप्स मूविंग अप एंड डाउन। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये जो मिडल पार्ट है ये अप एंड डाउन मूव करता रहता है। सो इसका अप एंड डाउन मूव करने का क्या रीज़न है, मैंने आपको बताया था जो मेंटल होते हैं उसके भी 2 पार्ट्स हैं, इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल। सो जो इनर मेंटल होगा वो इसका अंदर वाला पार्ट होगा, और ये जो पार्ट मैंने बना रखा है ये कोर वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो अंदर ब्लैक कलर से दिख रहा है आपको ये कोर वाला पार्ट है, और ये जो डॉटेड लाइन से दिख रहा है ये डॉटेड लाइन के अंदर वाला, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये इनर मेंटल है। अब इस डॉटेड लाइन के बाहर वाला जो पार्ट होगा ये कौन सा है, आउटर मेंटल। अब जो आउटर मेंटल है वो कंपैरेटिवली कूल है, किसके कंपैरेटिव में, इनर मेंटल के, यानी कि जो इनर वाला मेंटल है वो ज़्यादा हॉट है एज कंपैरिजन टू आउटर मेंटल। इनर मेंटल ज़्यादा गर्म क्यों है, वार्म क्यों है, क्योंकि ये कोर के पास है, और कोर तो और भी ज़्यादा गर्म होगा।
क्योंकि जब इनिशियली अर्थ कैसी थी, हॉट थी, अब लाइटर पार्ट तो ऊपर आ गया और जो डेंसर पार्ट था वो नीचे चला गया। ठीक है, लाइटर पार्ट ऊपर गया तो उसकी रोटेशन के कारण वो लाइटर पार्ट कैसा हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसका अंदर का जो पार्ट है जिसको हम कोर कह रहे हैं वो तो अभी भी गर्म है, वो तो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, और जो मेंटल है वो इस कोर के पास में है, इनर मेंटल जो है वो कोर के पास में है, इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होगा एज कंपेरिजन टू आउटर मेंटल। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ पर बोल रही हूँ मैं, ये ज़्यादा गर्म है और ये थोड़ा सा कम गर्म है। सो इनके टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण ये जो मेंटल है ये क्या करता रहता है, अप एंड डाउन मूव करता रहता है। सो इन मिडल पार्ट इट कीप्स मूविंग अप एंड डाउन। वाई? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ का कम है। फिर आता है कोर। सेंट्रल हॉटेस्ट पार्ट इज कोर, यानी कि सबसे सेंटर पार्ट है अर्थ का और सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट है, हॉटेस्ट पार्ट है, और यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मोर डेंस पार्ट। अब मैंने आपको बताया था अर्थ का जो डेंस पार्ट था वो नीचे बॉटम में चला गया था और बॉटम में क्या है, कोर है। तो कोर कैसा होगा, मोर डेंस पार्ट होगा। ठीक है, रीज़न ऑफ हाई टेम्परेचर। अब ये जो कोर है ये इतना गर्म क्यों है, इसका रीज़न क्या है? एक तो ये रीज़न हो सकता है कि जब अर्थ बन रही थी तो उस टाइम पर सारी की सारी हीट जो है वो नीचे डेंसर पार्ट में जाके ट्रैप हो गई। ऊपर से तो ठंडी हो गई लेकिन उसकी जो सारी हीट थी वो नीचे अंदर की तरफ जाके ट्रैप हो गई। सो हीट लेफ्ट इनसाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि जो हीट है वो अंदर की तरफ जाके क्या हो गई, कवर हो गई। मतलब हीट लेफ्ट इनसाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ, जब अर्थ बन रही थी तो सारी की सारी हीट अंदर की तरफ ट्रैप हो गई। ठीक है, डीपेस्ट पार्ट एंड द कवर बाय द मेंटल एंड क्रस्ट। ये सबसे डीपेस्ट पार्ट है जो कि मेंटल और क्रस्ट से कवर है, जिसके कारण डीपेस्ट पार्ट होने के कारण सारी की सारी हीट इसी के अंदर क्या है, ट्रैप है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं इस कोर को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल कोर और आउटर कोर। सो इंटरनल कोर क्या है, कंपैरेटिवली मोर हॉट। अब देखो इस कोर का जो सबसे अंदर वाला पार्ट होगा जिसको हम इंटरनल कोर कह रहे हैं वो कैसा होगा, वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा एज कंपेरिजन टू आउटर कोर के। ठीक है, सो कंपैरेटिवली मोर हॉट, इट इज़ प्योरली फॉर्म्ड बाय आयरन। और ये किससे बना होता है, आयरन से बना होता है। ठीक है, प्योर आयरन से बना होता है, प्योरली फॉर्म्ड बाय आयरन, यानी कि आयरन के अलावा इसमें कुछ और नहीं है। इवन दिस पार्ट इज हॉटेस्ट, इट इज सॉलिड। अब देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात बोली है कि जो कोर का इंटरनल पार्ट है वो सबसे ज़्यादा हॉट है, आउटर कोर से भी हॉट है, मेंटल से भी हॉट है, क्रस्ट से भी हॉट है, सबसे हॉट है, लेकिन फिर भी ये सॉलिड है। और आपको पता है जो चीज़ हॉट होती है ना वो किस फॉर्म में रहती है, वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, सॉफ्ट फॉर्म में रहती है। लेकिन यहाँ पर तो हमने ये बोल दिया कि ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट है और सबसे हॉटेस्ट पार्ट होने की वजह से ये कैसा है, हॉटेस्ट पार्ट होने के बाद भी ये कैसा है, सॉलिड फॉर्म है। सो इसका रीज़न क्या है, अगर आपको पता हो तो 9th क्लास में आपने स्टडी किया था, अगर किसी को हमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो या तो हमें उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, या तो हमें उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। या तो हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें या टेम्परेचर को कम कर दें। इन दोनों में से एक को करने के बाद ये जो कोर है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। कम टेम्परेचर तो इसको कहीं से भी नहीं मिल रहा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। लेकिन इसका जो अपर वाला पार्ट है, अपर वाला पार्ट कौन सा है इंटरनल कोर के, आउटर कोर। इसका जो आउटर कोर वाला पार्ट है ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है और इतना प्रेशर दे रहा है कि ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सो ड्यू टू द एक्सेसिव प्रेशर बाय द अपर लेयर। फिर नेक्स्ट आता है आउटर कोर। इट इज़ कंपैरेटिवली लेस हॉट एंड इट इज़ मेड बाय द मोल्टन आयरन एंड निकल। ये लेस हॉट होता है एज कंपैरिजन टू इंटरनल कोर के, और ये किसका बना होता है, मोल्टन आयरन एंड निकल। अब आपने ये भी पढ़ा हुआ है जो अर्थ है वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, अर्थ के पास मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है। सो व्हाई इट हैज़ मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, बिकॉज ऑफ दिस कोर।
इस कोर के कारण ही अर्थ के पास क्या है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है। ये जो अर्थ है किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिकॉज ऑफ दिस कोर। क्यों, कोर में ऐसा क्या है, सो फ्लो ऑफ हॉट मोल्टन लिक्विड इन आउटर कोर, सो कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब देखो ये कोर बनाया मैंने, ये इसका आउटर कोर है, ठीक है, और ये इसका इनर वाला कोर है। आउटर कोर थोड़ा सा कंपैरेटिवली कूल है एज कंपैरिजन टू इनर कोर, और ये जो इनर कोर है ये कैसा है, ये तो सॉलिड है, लेकिन जो आउटर कोर है ये कैसा है, ये तो लिक्विड फॉर्म में है और मोल्टन है, यानी कि पिघला हुआ लिक्विड है और गर्म है। ये बात समझ में आ गई, मोल्टन लिक्विड है, हॉट है। अब ये जब हॉट होगा तो ये क्या करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, फास्टली मूव कर रहा होगा, फास्टली मूव करेगा तो इसमें करंट जनरेट होगा। और आपने पढ़ा है जब भी करंट जनरेट होता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट जनरेट होता है और हम वहाँ पर कंपास लेकर जाते हैं तो वो कंपास जो है वो डिफ्लेक्शन को शो करने लगता है। तो वो कंपास डिफ्लेक्शन को शो क्यों कर रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने करंट को पास किया तो उसमें मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गई, और मैग्नेटिज्म क्रिएट होने की वजह से वो जो कंपास था उसकी जो निडल थी वो किसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है, और वो डिफ्लेक्ट करने लग गई ड्यू टू द मैग्नेटिज्म। करंट के कारण मैग्नेटिज्म आ गया, और अगर हम स्विच को ऑफ करेंगे तो करंट चला जाएगा और जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्शन को शो नहीं करेगी। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो जैसे ये हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है और बहुत तेज़ी से मूव करेगा, और जब ये बहुत तेज़ी से मूव करता है ना तो इसमें करंट जनरेट होता है, और करंट जनरेट होने की वजह से इसमें मैग्नेटिज्म इफेक्ट आएगा, और जब मैग्नेटिज्म इफेक्ट आएगा तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर आपको इस मैग्नेटिज्म इफेक्ट को अच्छे से समझना है तो आप 8th क्लास की बुक में स्टडी कर सकते हो, वहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। सो ये बात क्लियर हो गई आपको कि कैसे इसमें मैग्नेटिज्म है, कोर में कैसे मैग्नेटिज्म है, क्योंकि इसका जो आउटर कोर है वो मोल्टन लिक्विड होता है, और मोल्टन लिक्विड होने की वजह से, बहुत हॉट होने की वजह से बहुत तेज़ी से फास्टली मूव करता है, और जब ये फास्टली मूव करेगा तो इसमें करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा तो इसमें मैग्नेटिज्म बनेगी, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, मैग्नेट के कारण मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगा। और यही रीज़न है कि हमारा अर्थ किसको शो करता है, मैग्नेटिज्म को शो करता है। हमारे अर्थ के पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट आता है अर्थ इज़ अ लार्ज मेटेओराइट। अर्थ है एक लार्ज मेटेओराइट है, क्यों है, क्योंकि अर्थ का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो मेटेओराइट के सिमिलर है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अर्थ इज़ अ लार्ज मेटेओराइट। और इसका केमिकल कंपोजिशन आपकी बुक में भी दे रखा है, टेबल बना रखी है, जैसे कि हाइड्रोजन का कितना है इसके अंदर, है ना, और आप अपनी बुक में चेक कर सकते हो कि ये कितना है। आयरन का इसके अंदर 34.6 है, ऑक्सीजन का 29.5, सिलिकॉन का 15.2, मैग्नीशियम का 12.7, निकल, सल्फर, टाइटेनियम एंड अदर्स का 3.65, ठीक है। तो अर्थ के अंदर जो केमिकल कंपोजिशन है वो किसके सेम है, मेटेओराइट के सेम है, इसी वजह से हम अर्थ को क्या कहते हैं, एज अ लार्ज मेटेओराइट। फिर आता है एनर्जी सिस्टम ऑफ अर्थ, जिसको हम टेक्टोनिक पावर भी कहते हैं। सो ये क्या है, सेवरल टाइप ऑफ फोर्स वर्क कंटिन्यूसली टू चेंज द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस पावर आर कॉल्ड टेक्टोनिक पावर। यानी कि कुछ ऐसी पावर है जो कंटिन्यूसली क्या करती रहती है, अर्थ की सरफेस को चेंज करती रहती है, और इस पावर को हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक पावर और एनर्जी सिस्टम ऑफ अर्थ। सो इस टेक्टोनिक पावर में दो तरह की पावर्स आती है, इनर टेक्टोनिक पावर एंड एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर। इनर टेक्टोनिक पावर तो वो होती है जो हमारे अर्थ के अंदर हो रही है, जो फोर्स हमारी अर्थ के अंदर लग रहा है और हमें विजिबल नहीं हो रहा, हमें वो फोर्स विजिबल नहीं हो रहा, लेकिन हमें उसका इफेक्ट दिख रहा है। हमें वो फोर्स विजिबल नहीं हो रहा लेकिन हमें उसका इफेक्ट दिख रहा है। जैसे कि अर्थक्वेक आता है तो आपको ये थोड़ी ना दिखता है कि अर्थक्वेक कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वो तो अर्थ के अंदर से हो रहा है, वो तो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण हो रहा है। तो वो टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट आपको दिखता थोड़ी ना, नहीं दिखता ना, सिर्फ आपको इफेक्ट दिखता है। अर्थक्वेक आता है तो अर्थ क्या करती है, शेक करती है, तो वो
वो आपको शेकिंग दिखती है, उसका इफेक्ट दिखता है, टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट नहीं दिखता आपको, अंदर का इफेक्ट नहीं दिखता। तो ऐसी पावर को हम कहते हैं इनर टेक्टोनिक पावर। फिर आता है एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर, यानी कि जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, जो हमें विजिबल हो बाहर से, एक्सटर्नली हमें उसका ओरिजिन विजिबल होता है कि ये इफेक्ट, ये फोर्स कैसे लग रहा है, वो फोर्स हमें विजिबल होता है और उसका इफेक्ट भी हमें विजिबल होता है, दोनों ही हमें विजिबल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर। अब इंटरनल टेक्टोनिक पावर में क्या क्या आते हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, इन सब का इफेक्ट हमारे अर्थ के अंदर होता है और हमें वो विजिबल नहीं होता, लेकिन हमें उसका इफेक्ट दिखता है। ठीक है, फिर आता है एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर में दो तरह के फोर्स आते हैं, वेदरिंग फोर्स एंड इरोजनल फोर्स। तो ये वेदरिंग फोर्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनको तोड़कर छोटे छोटे रॉक्स में कन्वर्ट हो जाना, या सॉइल में कन्वर्ट हो जाना, या स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाना, उसको हम बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, अब वेदरिंग करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है उसको हम कह देंगे वेदरिंग फोर्स। सो वेदरिंग फोर्स कौन कौन से होते हैं, वो होंगे जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। सो सॉइल फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, जो बड़े बड़े रॉक्स है उनकी वेदरिंग होगी, वो टूटेंगे, स्मॉल बनेंगे, फिर उनकी फर्दर वेदरिंग होगी, वो फिर से टूटेंगे और फिर वो एक स्टोन में कन्वर्ट होंगे, स्टोन से वो किस में कन्वर्ट होंगे, सॉइल में कन्वर्ट होंगे। और ये सब किसकी वजह से होता है, ये कौन से फोर्स की वजह से होता है, वेदरिंग फोर्स की वजह से होता है। और ये वेदरिंग फोर्स होते हैं सन की हीट, लाइट, वाटर और सन हीट, रेन एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट नहीं है, यहाँ पर फ्रॉस्ट है, फ्रॉस्ट। सो ये सारे जो वेदरिंग फोर्स है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये सॉइल फॉर्मेशन होगा और इसी को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग फोर्स। और ये मूव नहीं कर सकते। अब सॉइल फॉर्मेशन हो रही है, वो हमें दिख रही है, ठीक है, और उसका इफेक्ट भी हमें विजिबल हो रहा है कि ये कैसे बन रही है, क्या इफेक्ट आ रहा है, और ये मूव भी नहीं कर सकती। अगर सॉइल बन रही है तो क्या ये मूव करेगी, नहीं कर सकती ना मूव। सॉइल बन रही है या वेदरिंग फोर्स लग रहा है तो क्या वो मूव कर सकता है, नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम इरोजनल फोर्स की बात करें तो ये मूव कर सकता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फोर्स। और इरोजनल फोर्स में कौन कौन से आते हैं, एयर आती है, रनिंग वाटर आता है और आइस आती है, जिसको हम ग्लेशियर भी कह सकते हैं। अब ये इरोजनल फोर्स क्या होता है, इरोजनल फोर्स जैसे कि एग्जांपल लो, सॉइल इरोजन आपने सुना होगा। सो अगर बहुत तेज़ी से विंड चल रही है, एयर जो होता है, रनिंग वाटर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स होती है, बहुत ज़्यादा ड्रिफ्टनेस होती है। सो अगर बहुत तेज़ी से एयर चल रही है या बहुत तेज़ी से हैवी रेनफॉल हो रही है तो वो जो सॉइल होगी उसका ऊपर वाली जो फर्टाइल लेयर होगी वो रिमूव हो जाएगी। और जब वो ऊपर वाली फर्टाइल लेयर रिमूव हो गई तो वो लैंड किसी काम की नहीं रही। इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये सॉइल इरोजन किसकी वजह से हुआ है, इरोजनल फोर्स की वजह से हुआ है। और वो इरोजनल फोर्स कौन कौन से है, एयर, रनिंग वाटर एंड आइस। सो आपको पूरे चैप्टर में इनर टेक्टोनिक पावर और एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर के बारे में ही स्टडी करना है। इनर टेक्टोनिक पावर में आप देखोगे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी किस तरह से आते हैं, किस तरह से इफेक्ट डालते हैं। और एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर में आप ये दो फोर्स के बारे में पढ़ोगे, वेदरिंग फोर्स एंड इरोजनल फोर्स। वेदरिंग फोर्स में भी आप सन की हीट, रेन एंड फ्रोस्ट के बारे में समझोगे और इरोजनल फोर्स में आप एयर, रनिंग वाटर, आइस, इनसे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इसके बारे में भी समझोगे। सो जो एयर है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रनिंग वाटर है वो भी मूव कर सकता है, आइस है, ग्लेशियर है, वो भी मूव कर सकता है। अब ये ग्लेशियर कैसे मूव कर सकते हैं, कैसे बनते हैं, ये सब हम आगे के टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। ओके, सो आई होप ये आपको इनर टेक्टोनिक पावर एंड एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर समझ में आ गया होगा। So this is all about your lecture. In this lecture we have study about the structure of earth, कि अर्थ की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या आते हैं। उसमें सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटल और फिर कोर। और जो क्रस्ट होती है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर टिकी हुई है, या हम ये कह दें कि हमारा जो अर्थ है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर ही टिकी हुई है। और ऐसी 29 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं और इन टेक्टोनिक प्लेट्स की फास्टली मूवमेंट के कारण
क्या होता है, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स बने हैं और ये टेक्टोनिक प्लेट्स फास्टली मूव क्यों कर रही थी, क्योंकि इनिशियली जो अर्थ थी वो बहुत हॉट थी और जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी उसकी मूवमेंट फास्ट हो गई थी। हॉट होने की वजह से उसके अंदर का जो मेंटल था वो भी हॉट था, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट फास्ट थी। लेकिन धीरे धीरे जब ठंडी होती गई अर्थ तो उसकी मूवमेंट भी कम हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो अलग अलग तरह की मूवमेंट को शो करती है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक, वोल्केनो और माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेंटल। मेंटल क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल मेंटल और आउटर मेंटल। इंटरनल मेंटल जो होता है वो कंपैरेटिवली हॉट होता है एज कंपैरिजन टू आउटर मेंटल। ठीक है, जिसकी वजह से अब इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये जो मेंटल है ये अप एंड डाउन मूव करता रहता है। ठीक है, इसमें जो लिक्विड है वो अप एंड डाउन मूव करता रहता है। इसके बाद आता है कोर। ये सबसे मिडल का पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, डेंसर पार्ट होता है। इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हॉट होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। यहाँ का टेम्परेचर 7000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण इनर कोर में वो तब भी सॉलिड होता है, क्योंकि अपर लेयर से क्या मिलती है, इसको प्रेशर मिलता है और प्रेशर के कारण ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने किसके बारे में स्टडी किया है, एनर्जी सिस्टम ऑफ अर्थ, यानी कि टेक्टोनिक पावर्स के बारे में पढ़ा है। तो 2 तरह की पावर हमने पढ़ी है, इंटरनल टेक्टोनिक पावर एंड एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर। इनर टेक्टोनिक पावर में हम अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सटर्नल टेक्टोनिक पावर में हम वेदरिंग फोर्स और इरोशनल फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।